जब भी उमा को वह औरत याद आती, एक खौफ उसके वजूद पर तारी हो जाता। वह औरत जो कमरे में उसी पलंग पर बच्चा पैदा करते मर गई थी, जिस पर आजकल उसे लेटना पड़ता था। कई बार सोचती थी अपना बिस्तर उठाकर दूसरे कमरे में ले जाए और फर्श पर बिछाकर सो रहे, पर अपने खौफ को दूसरों पर जाहिर करना इतना आसान नहीं था। मनीष पर तो बिल्कुल नहीं। उससे कहा तो वह अबूझ आंखों से उसे देखता रहेगा और अपनी बात समझा न पाने का डर उसकी दहशत को और गाढ़ा कर देगा। माँ जी से कहा तो वे वही किस्सा बयान करना शुरू कर देंगी जिससे उसे खौफ आता था। जब वह इस घर में आई तुम्हारी तरह गर्भवती थी। यहाँ कारखाने की नई शाखा शुरू हुई तो उसके पति का तबादला अचानक बड़े शहर से इस कस्बे में हो गया। आखिरी महीना बहुत बुरा बीता उसका। रात को बिस्तर पर लेटती तो घंटे आधे घंटे में उठ बैठती, छाती मसल कर कहती सांस नहीं आ रही, बार बार यही कहती सांस नहीं आती। लोग सुनते और कहते सब्र करो आदत पड़ जाएगी। यह जो कारखाने में सीमेंट उड़ता है वही हवा को भारी बना देता है, उसी से सांस नहीं आती। किसी को नहीं आती शुरू शुरू में, फिर आदत पड़ जाती है। सबको पड़ गई तो उसे क्यों नहीं पड़ेगी। वह पूरी पूरी रात बैठकर गुजार देती, कोशिश करती ज्यादा चले फिरे नहीं। पति को नींद पूरी करनी थी ना। कारखाने में नया नया तबादला, काम का बोझ इतना कि बिस्तर पर लेटते ही नाक बजाने लगता। फिर भी दिन में जब तक वह उससे कह उठती। वह जानती है वह बच्चे को जन्म देने में बचेगी नहीं। शुरू शुरू में पति सुनता और सुस्त हो जाता। कैसे बुरे वक्त इस कस्बे में पटका गया, न अस्पताल न डॉक्टर, पर करता क्या बेचारा। न खुद की मां जिंदा न पत्नी की, छोड़ता भी तो कहां छोड़ता उसे। उसके सामने वह यही दिखलाता कि घबराने की कोई बात नहीं थी। उसकी बात हंसी में टालते टालते आदत पड़ गई और धीरे धीरे उसने ध्यान देना बंद कर दिया। रोज रोज एक ही बात, कोई कब तक सुने। उमा सुनती और सोचती यह तो मेरी कहानी है, बिल्कुल मेरी कहानी, पर कहती नहीं। कैसे कहती। मनीष की मां जिंदा थी और उसकी खुद की भी। फिर उस औरत पर सफाई का फितूर सवार हो गया। रात भर न सोए न सांस ले, बस घर को सजाती घूमे। कलात्मक रुचि की थी, चित्र बनाया करती थी। अब क्या हुआ कि दिन रात कैनवास पर रंग उड़ेलने में अपने को खपा दिया। घर की तमाम दीवारें अपने बनाए चित्रों से पाट दी। फर्श की जो धुलाई रगड़ाई की कि पूछो मत। कंपनी की मेज कुर्सियां उठाकर स्टोर में बंद कर दी। यह पलंग उसने खुद खड़े होकर बढ़ई से बनवाया था। पलंग क्या, तखत समझो। हाँ, लकड़ी बढ़िया लगवाई और बनवाया खूब लंबा चौड़ा। पर नीचा तो देखो कितना है, फर्श से कुल 6 इंच ऊपर, गद्दा भी पतला सा। पता है क्यों? दिमाग में यह ख्याल चढ़ गया कि सारा सामान कमरे से बाहर निकालकर नीचा तख्त डालेगी तो कमरा बड़ा और खाली लगेगा। खाली जगह में हवा काबू आ जाएगी और वह सांस ले पाएगी। सांस आने पर कौन जाने एक रात नींद भी आ जाए। पर उम्मीद कहाँ रंग लाई। सीमेंट के कण उसी तरह हवा को बोझिल बनाए रहे, उसके फेफड़ों को चुनौती देते रहे और वह छाती मसलती रात भर इधर उधर डोलती रही। उसे लगता उसका अजन्मा बच्चा आकर छाती में अटक गया है। कभी कभी महसूस होता कि वह जिंदा नहीं, मर चुका है। अंदर पड़ा पड़ा
फोड़े की तरह सड़ रहा है, इसलिए सांस नहीं आती। नींद गायब हो गई है। खुली आंख बुरे बुरे सपने आते हैं, पर पक्का पता करने का कोई तरीका नहीं था। कस्बे में न अस्पताल था, न एक्सरे मशीन और न डॉक्टर। इंतजार के सिवा चारा न था। उस क्षण का जब पेट में दर्द की ऐंठन शुरू हो और बच्चा खुद ब खुद जन्म ले ले। दाई का काम तो नाल काटना और बच्चे को नहलाना भर था। प्रकृति साथ न दे तो मौत से कौन लड़ सकता है। दाई जो कर सकती थी किया। उस औरत की किस्मत खराब थी। बच्चे का सिर मां के जिस्म में अटका रह गया, बाहर आकर ही नहीं पाया। बाद में सुना बड़े शहर में उसके परिचित कह रहे थे, फोर्सेप लगाकर बच्चे को बाहर खींच लेते तो दोनों की जान बच जाती। पर यहां कौन लगाता फोर्सेप। मर गई बच्चे संगत इसी कमरे में, इसी बड़े तख्त पर जिस पर तुम लेटी हुई हो। बदकिस्मत थी बेचारी। बदकिस्मत या महज औरत, उमा सोचती। यह उसकी कहानी है या मेरी, या हर उस औरत की जो अपने वर्ग और स्थान से तोड़कर दूसरी जगह फेंक दी जाती है। जब वह शादी से पहले कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ाया करती थी तो उसकी हेड ने एक बार कहा था, विवाह करते हुए जिस बात का ख्याल रखना चाहिए वह है स्थान मूलक तुष्टिगुण, यानी प्लेस यूटिलिटी। उमा समेत सब हंस दिए थे। विवाह के अर्थशास्त्रीय विवेचन पर हंसने के सिवा कर भी क्या सकते थे। आज समझ में आता है उनकी बात में दम था। भारत जैसे भीषण असमानताओं वाले देश में वर्ग और स्थान की भूमिका एक जैसी है। सिर्फ औरत एक ऐसी चीज है जिसे कहीं से उखाड़कर कहीं फेंका जा सकता है, इस धारणा के साथ कि वह जड़ें जमा ही लेगी। ऐसे तो कोई कीकर बबूल से भी पेश नहीं आता। पर कसूर किसका है? खुद औरत का ना। परजीवी की तरह इंतजार क्यों करती है कि कोई सुदृढ़ जड़ों वाला वृक्ष मिले तो उसके कंधों पर चढ़कर जीना शुरू कर दे। जड़ विहीन क्यों बनाए रखती है खुद को? नहीं, उमा ये सब माजी से नहीं कहती। उनका एक ही जवाब होता, तुम्हारे माँ बाप को शादी से पहले सोचना चाहिए था। माँ बाप को, उमा को नहीं। मनीष से कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अबूझ अकबकाए भाव से उसे देखते रहने पर जो समझ उसकी आंखों में उपजती वह सिर्फ यह कहती कि उनकी बातों का बुरा क्या मानना। गर्भवती स्त्रियां ऊल जलूल सोचा ही करती हैं। कहती क्या, वह सिलसिलेवार सोचती भी नहीं थी। यूं ही टुकड़ा टुकड़ा तर्क दिमाग में उठता और किरच किरच दहशत मन में रड़कती रहती। फिर रात के अंधेरे में एक क्षण ऐसा आता जब निस्सीम आतंक उसके पूरे अस्तित्व पर हावी हो जाता। न चाहकर भी उसे वही कहानी बार बार सुननी पड़ती थी। माँ जी ना सुनाए तो कोई और औरत सुना जाती थी। उन्होंने भी तो उन्हीं सबसे सुन सुन कर रटी थी। मनीष का नया नया तबादला उस कस्बे में हुआ था, इसलिए कारखाने में काम करने वाले सभी अफसरों और बाबुओं की बीवियां एक एक करके उससे मिलने आ चुकी थी। सबकी जुबान पर 6 महीने पहले मरी औरत की कहानी थी, जिसे अपनी अपनी शैली में वे उसे सुना जाती थी। औरत मर गई तो पति का दिल टूट गया। इस घर में रह नहीं पाया। अगले दिन पड़ोसी के घर जा टिका और मैनेजर को दरख्वास्त दे दी कि उसका घर बदल दिया जाए। इस घर के पीछे जरा दाएं को जो घर है वह अलॉट हुआ है उसे। आजकल यहाँ है नहीं, शादी कराने दिल्ली गया हुआ है। आदमी अकेला कब तक रहे? 6 महीने बीत चले। अच्छा हुआ बच्चा माँ के साथ निपट गया, वरना कौन पालता बेचारे को। आदमी का तो दिल ऐसा टूटा कि घर छोड़कर जाते वक्त वह पलंग यहीं छोड़ गया। कहने लगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा।
उसकी हैबतनाक चीखों और बच्चे की बेआवाज मौत का साक्षी है यह। हर वक्त उसकी याद दिलाएगा। बड़ी साथ से बनवाया था बदकिस्मत ने। दाई के बाहर आकर कहने पर कि दोनों खत्म हो गए, वह रोता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो सबसे पहले खून से तरबतर पलंग देखा, फिर पलंग पर पड़ी उसकी लाश। वह तो चीख मारकर बेहोश हो गया। बाकी लोग भी डर से जकड़े खड़े रह गए। औरत की लाश की आंखें चौड़ी खुली हुई थी और खौफ और दर्द भरा था उनमें कि किसी की हिम्मत पास जाने की नहीं हुई। सुना मरघट के डोम ने ही आंखें बंद की उसकी। बच्चा उसी के साथ जला, अटका जो पड़ा था बीच में, न पूरा बाहर न पूरा अंदर। कोई लेडी डॉक्टर होती तो बाहर खींचकर देख लेती मरा है या जिंदा, पर देखकर होता क्या? जिंदा होता भी तो पालता कौन? तुमने देखे नहीं बच्चों के कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाए थे उसने। उस घर में लगे हैं, देख आना किसी दिन। सारे के सारे सहेज कर ले गया उसका पति, बस यह एक पलंग छोड़ गया। यूं धो पोंछ कर साफ कर दिया था एक पड़ोसी ने। पटना शहर से डिब्बा लाकर पॉलिश भी मार दी थी। बिस्तर फेंक ही चुका था, पर वह ले जाने को तैयार नहीं हुआ। मैनेजर कहने लगा, कारखाने के स्टोर में पलंग वैसे भी कम है, कुछ टूट फूट गए, कुछ अफसरों की बहाली बढ़ गई। जो अगला अफसर इस मकान में आएगा इस्तेमाल कर लेगा। पलंग है बढ़िया। नहीं, कहानी सुनते सुनते उमा का चेहरा पीला पड़ जाता, सांस घुटने लगती, पेट में हॉल का गोला उठ आता, सिर में चक्रवात भर जाता और उपकाई लेती वह उसी तख्त पर निढाल पड़ जाती। आने वाले अफसर की बीवी होती तो कान के पास आकर फुसफुसाती, बच्चा यहां मत होने दो। यहां की दाई 10 बच्चे करवाती है तो 7 माएं मर जाती हैं। मेरे दोनों बच्चे शहर में हुए, माँ के घर। तुम अपनी माँ के पास दिल्ली क्यों नहीं चली जाती? क्लर्क की बीवी होती तो त्रस्त आंखों से कहती, आपने यह घर कैसे ले लिया? 6 महीने से खाली पड़ा था, कोई यहां आने को तैयार नहीं था। उस औरत का भूत। आप तो गर्भवती भी हैं, बच्चा जनने अपनी माँ के पास क्यों नहीं चली जाती? आपकी सास नहीं मानेंगी क्या? कोई कोई औरत माँ जी से कह भी देती, तब वे लंबी आह भरकर कहती, इसके माँ बाप, उन्हें अपने सैर सपाटे से फुर्सत मिले तब ना। वह बात नहीं है। उसके माँ बाप और छोटी बहनें संवेदनहीन नहीं है। वह तो उनकी महानगरीय दृष्टि है जो उन्हें बिहार के इस धुर कस्बे की वास्तविकता देखने नहीं देती। वे जानते ही नहीं कि उनके देश में ऐसे गांव कस्बे भी हैं जहां डॉक्टर नहीं है, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, जहां हर बीमारी का इलाज एस्पिरिन की गोली या तुलसी का काढ़ा है। दिल्ली शहर में भी लाखों लोग हैं जो इसी कस्बाई तरीके से जीते मरते हैं। उनके बारे में भी वे क्या जानते हैं? उनके लिए बच्चे के जन्म में औरत का मरना बाजारू फिल्म का लटका है या सस्ते उपन्यास की गप। वे जानते ही नहीं कस्बा होता क्या है। उनके लिए छोटे से छोटा शहर है जयपुर या कानपुर, जहां अस्पताल कम ज्यादा आधुनिक होते हैं, डॉक्टर कम ज्यादा काबिल, पर होते जरूर हैं। घर के बिस्तर पर दाई की मदद से एक भिगोना उबले पानी के भरोसे बच्चे नानी दादी ने पैदा किए थे, जिन्हें उसकी आधुनिक बहनें मनुष्य का दर्जा देने को भी तैयार नहीं थीं। वे संवेदनहीन नहीं, संवेदनशील थीं अपने वातावरण के प्रति। वही अर्थशास्त्र का स्थान मूलक तुष्टिगुण, वर्ग और स्थान का न पट सकने वाला अंतर उन्हें बिहार के इस औद्योगिक कस्बे की सच्चाई जानने नहीं दे सकता था। जब उसके गर्भवती होने के बाद मनीष का तबादला अचानक यहाँ होने के आदेश आए, तो उसने सुझाव दिया भी था
कि उमा माँ बाप के पास जाकर बच्चे को जन्म दे। सुनकर वे भौचक रह गए थे। दोनों छोटी बहनों को लगा था शहर में दंगा हो गया। उनकी व्यस्त सामाजिक जिंदगी की रफ्तार में अड़चन तभी आती थी जब शहर में फसाद हो जाए। कॉलेज के बाद पिक्चर, पार्टी, नाटक, सैर सपाटा उनकी दिनचर्या के अभिन्न अंग थे। अस्पताल की भागम भाग और बच्चे की चिल्लपों की उसमें गुंजाइश नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसके बच्चा पैदा करने या पालने में उन्हें हाथ बटाना पड़ता। बच्चा अस्पताल में डॉक्टर नर्स के भरोसे पैदा होता, पर बेफिक्री और तफरीह में कुछ मनोवैज्ञानिक फर्क पड़ ही जाता। माहौल भी कोई चीज होती है। रात को बच्चा टाऊ टाऊ करके नींद खराब करता और दिन में मौज मस्ती करते यह एहसास मन को सालता रहता कि उमा अकेली है। पेट बड़ी औरत को साथ लेकर बाहर जाना बहनों की सोफिस्टिकेटेड प्रकृति को रास नहीं आता और उसका अकेले घर पर पड़े रहना न्यायपूर्ण नहीं लगता। बेकार के धर्म संकट में क्यों पड़े कोई, जब उनके महानगरीय धर्म के अनुसार बच्चे का जन्म उसकी और उसके पति की अंतरंग समस्या थी, जिससे उनका कोई संबंध नहीं था। माँ बाप की सहानुभूति भी अपने माहौल के प्रति थी। उमा उन्हें क्या दोष देती। शादी से पहले वही कहा जानती थी कि हिंदुस्तान में ऐसे गांव कस्बे भी हैं जहां डॉक्टर, अस्पताल, चिकित्सा यंत्र, ऑक्सीजन तो दूर, मामूली दवाइयां और इंजेक्शन भी नहीं होते। होता है एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, कंपाउंडर, दाई, एस्पिरिन की गोली और उबला गर्म पानी। जानती तो अनजान अंधे की तरह गर्भधर इस कस्बे में ना चली आती, पर जाती कहाँ। शुरू शुरू में उसने मिलने आने वाली औरतों से पूछा भी था, यह कैसी जगह है कि यहाँ कारखाना है, घर है, फर्नीचर है, पर डॉक्टर या अस्पताल नहीं है। जवाब मिला था, है क्यों नहीं, आम बीमारियों के लिए प्राथमिक दवाखाना है, एक प्राइवेट जनरल फिजिशियन भी है। गंभीर बीमारी हो तो कंपनी अपने मातहतों को इलाज के लिए पटना भेज देती है, पर लेडी डॉक्टर नहीं है। तो भाई देहात में तो बच्चे दाई ही जन्माती है। हाँ, जच्चा बच्चा की मृत्यु दर काफी ज्यादा है, पर क्या किया जाए, गवई गांव का यही हाल है अपने देश में। जिनका मन यहाँ नहीं टिकता मायके या ससुराल चली जाती हैं। तुम जानो, हमारे यहाँ लड़कियां मैके जाना ही पसंद करती हैं, एकाध कोई ससुराल जा टिकती है, इसलिए लेडी डॉक्टर की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। पर अब कंपनी के मालिक बूढ़े हो चले, नई हवा के उनके लड़के बहुत चाहते हैं यहाँ अस्पताल खुले, इलाज का वाजिब इंतजाम हो, लेडी डॉक्टर तक बहाल की जाए। योजना बन गई है, 2-3 साल तक अस्पताल हो जाएगा यहाँ। पर उमा का बच्चा तो अगले महीने पैदा होना था, उसे रोक कर नहीं रखा जा सकता था। 2-3 साल क्या, प्रकृति एक बार निर्णय ले ले तो घंटा, आधा घंटा भी रोका नहीं जा सकेगा। तभी ना इतना आसान है बच्चे का जन्म और इतना दुष्कर। अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। उसका जी करता था पटना चली जाए, 10-15 दिन किसी होटल में रहे और दर्द शुरू होने पर अस्पताल में भर्ती हो जाए। वहां वह अकेली हो सकेगी, वह औरत नहीं जाएगी उसके साथ। पर कैसे, पैसा कहाँ था उसके पास। जो कमाया साथ साथ खर्च करती रही। तब आर्थिक स्वतंत्रता विलास की वस्तु थी, जो बचाया अपनी शादी में लगा दिया। थोड़ा बहुत फिर भी जो बच रहा शादी के बाद मौज मजे में होम कर दिया। अब वह पूरी तरह मनीष पर निर्भर थी। मनीष के पास इतना पैसा नहीं था कि उसे हफ्ते 2 हफ्ते सस्ते से सस्ते होटल में भी ठहरा सके। फिर जरूरत क्या थी, बच्चे किसके नहीं होते। गांव कस्बों में शहरों से ज्यादा होते हैं। सब की सब औरतें बच्चे जन्ने में मर जाती तो देहात में बढ़ती आबादी यो अजाब न बनी होती।
रहने दो, मैं जच्चा बच्चा की मृत्यु दर नहीं जानना चाहता। मैंने तुम्हारी तरह अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा। आंकड़ों पर मेरी आस्था नहीं है, अपनी आंखों पर है। कोई एक औरत बच्चा जनते इस घर में मर गई तो इसका यह मतलब नहीं कि सब मरेंगी। औरतों को तो बात में से बात निकालने का चस्का होता है। मेरे पास इतना वक्त कहाँ है? अभी तबादला हुआ है। नया काम समझने निपटाने के बाद बिस्तर पर लेटता हूँ तो बदन चस चस कर रहा होता है। मुझे तो सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती, न किसी औरत का भूत मुझे सताता है। बढ़िया चौड़ा आरामदेह पलंग है, टीसते बदन को सुख मिलता है। गहरे सोऊं नहीं तो अगले दिन काम कैसे करूं? हर आदमी अपने अपने वर्ग स्थान के प्रति संवेदनशील था। बच्चा उमा को पैदा करना था, इस कस्बे के, इस घर के, उस पलंग पर जिस पर वह औरत मरी थी। मनीष को नहीं, ना उमा के माँ बाप या बहनों को, वे सब अपने दायरे में सुरक्षित थे। वह औरत तो सिर्फ उमा के साथ रहती थी। उसे हल्का हल्का बुखार रहता था, जब तब पेट और कमर में दर्द की मरोड़ उठा करती थी। दिन फिर भी गुजर जाता, पर रात होने पर बिस्तर पर लेटती तो घंटे भर बाद उठ बैठती। नाक मुंह दोनों से सांस लेने की कोशिश करती, पर सांस आती नहीं। कभी कभी इतना घबरा जाती कि मनीष को झकझोर कर जगा देती। कहती, दम घुट रहा है मेरा, सांस नहीं आ रही। बेवकूफी की बातें मत करो, वह कहता। हवा में सीमेंट के कण हैं, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती है। शुरू शुरू में सभी को होती है, फिर आदत पड़ जाती है। सबको पड़ गई, तुम्हें क्यों नहीं पड़ेगी? दम घुटकर कोई नहीं मरा आज तक। कोशिश करो, नींद आ जाएगी। आदमी चाहे तो बैठे बैठे भी सो सकता है। और चारा भी क्या है, तुम ही बतलाओ। मैंने तो कहा था कि दिल्ली चली जाओ, पर तुम। उमा निरुत्तर हो जाती और मनीष करवट बदलकर पलंग के दूसरे कोने पर सरक जाता। खूब चौड़ा पलंग था, 4 ताबूतों के बराबर। मनीष और उसके बीच वह औरत आराम से आ लेटती थी। उसी का था ना पलंग, साद से बनवाया हुआ। होने को टालकर सांस लेने की जिद्दी आस में वह उमा के बराबर में लेटी रहती। सांस न उसे आती न उमा को। उमा आंखें पूरी खोल नीचे चेहरे पर जड़ी भय से फटी उन आंखों में देखती, जिनसे मौत ने रोशनी तो छीनी, त्रास नहीं छीन पाई। खौफ और दर्द का कैसा आलम था जिसने मरकर भी उसकी आंखों को बंद नहीं होने दिया। उमा और गहरे उनमें झांकती। वह औरत मंद मंद मुस्कुराने लगती, पर आंखों का आतंक बना रहता। उमा को लगता वह उसका अजन्मा बच्चा ही था, जो अब उसकी कोख से जन्म लेने वाला था। उसके घर में, उसी पलंग पर। उसका मन पसीज उठता। वह उसे भरोसा देने लगती कि इस बार उसका बच्चा जिंदा जन्म लेगा। वह उसे सहेज कर रखेगी, उसकी अमानत की तरह। औरत मुस्कुराना बंद कर देती, उसकी पुतलियां और फैलती, त्रास और गहराता, और उसके साथ उमा को भी वह हैबतनाक मंजर दिख जाता जिसने कभी न खत्म होने वाला खौफ उसकी रूह में भर दिया था। हॉल का बवंडर उठता और उसके पूरे वजूद पर तारी हो जाता। पता नहीं कितनी रातें उसने उस औरत के साथ एक बिस्तर पर गुजारी। फिर सहना नामुमकिन हो गया। वह उसे मनीष के पास छोड़ भटकी रूह की तरह घर में डोलने लगी। मनीष उस औरत के बगल में आराम से सोया रहता। उमा इस कमरे से उस कमरे में भागती, वक्त काटने के लिए कोने कोने की सफाई करने लगती। एक वक्त आया कि सफाई सजावट का फितूर उसके सिर पर सवार हो गया। छोटे कस्बे में और जो न हो, प्राकृतिक संपदा काफी थी। उसने सारा दिन आसपास के मैदानों जंगलों में गुजारना शुरू कर दिया।
तरह तरह की आकर्षक आकार वाली डालियां, फलियां, लतरे, बांस, जड़े और जंगली फूल पत्तियां ढूंढ ढूंढ कर जमा करती और घर ले आती। फिर उनमें से कुछ फूलदानों में सजाती, कुछ के कोलाज बना डालती। फर्श और दीवारों पर सीमेंट की परत बार बार साफ करती, उन्हें झाड़ती, पोंछती, चमकाती और अपनी बनाई कलाकृतियां उन पर सजा देती। फर्श पर छोटी मच्छियों पर रखे फूलदान, दीवार पर रंग बिरंगे जीवन की हंसी खुशी को मूर्त करते कोलाज। अपने सबसे प्रिय कोलाज से उसने शयन कक्ष की दीवार ढक दी। पत्रिकाओं में से हंसते खिलखिलाते बच्चों के चित्र काटकर उनके बीच उगते सूरज और अनगिनत झिलमिलाते सूरजमुखी के फूलों के बिंब रंग कर कोलाज तैयार किया था। उसकी कोशिश थी कि घर को इतनी सुंदरता और जीवंत हंसी से भर दे कि मौत अपना देखा हुआ रास्ता भूल जाए। इस कोशिश में किसी किसी रात बदन की हरारत जोर पकड़ लेती, जूड़ी से थर थर कांपता शरीर तेज ज्वर के कब्जे में आ जाता। वह तय नहीं कर पाती एस्पिरिन की गोली खाए या नहीं। कभी मेहनत से क्लांत देह ताप के सामने समर्पण कर देती और वह वहीं कमरे के धुले पुछे फर्श पर ढह जाती। नीम बेहोशी नींद का काम देती। माँ जी का ध्यान उस पर चला जाता तो उठाकर फर्श पर बिछे अपने बिस्तर पर लिटा देती। उमा को कुछ राहत मिलती। जब से उसने देखा है माँ जी फर्श पर ही अपना बिस्तर बिछाती हैं। मनीष को जमीन पर पसरने से खास चिढ़ है, वह जानती है, पर माँ जी से उसने समझौता कर रखा है। एक बार बतलाया था उन्होंने कैसे पति के मरने पर जब उन्हें धरती पर उतारा गया तो वे भी उतर आई थीं, दोबारा पलंग पर नहीं चढ़ी थीं। मनीष की कहा सुनी के बावजूद जमीन पर सोने का नियम बना लिया था। उमा को वहां लिटाकर वे उसके सिर में तेल की मालिश करते हुए उसे ढाढ़स बंधाती। ऐसे घबराया नहीं करते, भगवान पर भरोसा रखो। मैंने 10 बच्चों को जन्म दिया, जिंदा रहे कुल 4, 3 लड़कियां और यह एक लड़का मनीष। भगवान की मर्जी, हिम्मत रखो, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। उमा की हिम्मत जवाब दे जाती। वह यह पूछने लायक भी नहीं रहती कि 10 बच्चों में से कुल 4 को जीवित रखकर भगवान ने अच्छा क्या किया। वह औरत आकर उसके पैताने खड़ी हो जाती और अपनी दहशत भरी आंखों से उसे ताकती रहती। वह कांप कांप जाती। माँ जी और मनीष उसे आम बीमारियों का इलाज करने वाले प्राइवेट फिजिशियन को दिखलाने के बारे में इस उससे सलाह करते। गर्भावस्था में दिखलाना ठीक रहेगा या नहीं? निर्णय लिए जाने से पहले बुखार उतर जाता और इंतजार का पुराना सिलसिला शुरू हो जाता उस दिन का, जब समय पूरा होने पर प्रकृति उसे उस गुरु भार से मुक्त कर देगी। 1 महीने तक उसने इसी तरह घर को सजाया, संवारा, सुंदर स्वास्थ्यकर बनाया। फिर बरसात के मौसम में शुरुआती हफ्ते में रात के तीसरे प्रहर जब वह घर के अंदर घुस आए, चींटियों मकोड़ों को बुहार कर बाहर फेंकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, उसको लगा उसके भीतर कुछ फट गया। ढेर सारा पानी टांगों के बीच से निकलकर फर्श पर बहने लगा। कोई जोर से चीख पड़ा, शायद वह औरत थी। माँ जी दौड़ी आई और गुहार मचाने लगी कि बरसाती रात के उसी अंधियारे पहर में मनीष भाग कर जाए और दाई को बुला लाए। उमा को ले जाकर पलंग पर लिटाने लगी तो उसने कहर बरपा कर दिया, दूसरा पलंग लाओ, कहीं से भी लाओ, दूसरा लाओ, यह नहीं, इस पर नहीं। वह साफ देख रही थी उस पलंग पर वह औरत लेटी हुई थी। माँ जी इस कदर घबरा गई कि जिंदगी में पहली बार इकलौते बेटे को गाली दे डाली। नामुराद बच्चा जनती औरत की बात सुना करते हैं, कहीं से भी एक खाट लेकर आ, मांग कर चुरा कर कैसे भी ला। क्या उन्होंने भी उस औरत को देख लिया था?
मनीष को याद आया, घर के सामने जो आम का बगीचा था उसके बाहर एक तख्त पड़ा रहता था। चौकीदार और उसके साथी उस पर बैठकर खैनी फांकते और ताश पीटा करते थे। इस बरसात में वह खाली होगा, वह जाकर वही उठा लाया। तख्त बारिश के पानी से भीगा हुआ था। आम से झड़ा बौर सड़कर उस पर चिपक गया था। उमा उस पर लेटी तो एक बार लिसलिसाहट जरूर महसूस की, फिर बदन से बेतरह झर रहे पसीने से उसे एकाकार कर लिया। बच रही दर्द की उठती गिरती लहरें और हर ज्वार के बाद शरीर पर रेंगने काटने का एहसास। जब तक दर्द की लहर उतरकर दोबारा चढ़ने में 15 मिनट का वक्फा देती रही, देह पर कीड़े रेंगने का एहसास तीव्रता से महसूस होता रहा। उसे लगा वह औरत दूसरे कमरे में खिसकाए गए पलंग से उठकर उसके बराबर में आ लेटी थी। यह उसकी ठंडी नीली उंगलियों का स्पर्श था जो सहलाने गुदगुदाने के बजाय बदन पर रेंग रेंग कर डंक मार रहा था। डर कर वह चीख उठी। दर्द ने चीख को समेट लिया और उस लिजलिजे चुटते एहसास से छुटकारा दिलाने के लिए 5-5 मिनट पर उठने लगा, पर छुटकारा मिला नहीं। ज्यों ज्यों दर्द बढ़ा वह एहसास भी बढ़ता गया। जब तक दाई वहां पहुंची, दर्द से निजात का वक्त बेमानी रह गया था। फिर भी उमा ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, मेरे बदन पर कुछ रेंग रहा है, काटे जा रहा है। दाई हंस पड़ी, बोली, यह बोसीदा तख्त कहां से उठा लाए? चीटियां ही चीटियां भरी हैं सड़ी लकड़ी में। वह बढ़िया पलंग कहां गया जिस पर मैंने पहले वाली की जचकी करवाई थी? नहीं, वह नहीं, उमा चीख पड़ी, उस पर मैं उसका बच्चा जिंदा नहीं जन्म पाऊंगी। दाई ने कंधे झटक दिए और अपने काम से लगी। उसके दोनों हाथ अपने बलिष्ठ हाथों में जकड़कर बच्चा जनने के लिए, सामर्थ्य से बाहर का जोर लगाने के लिए उसे उकसाने लगी। दर्द पूरे उठान पर था। उमा उस औरत से मिन्नत कर रही थी कि वह उसके बराबर से उठ जाए, जिससे वह उस सकरे तख्त पर पूरा फैलकर लेट सके और उसके बच्चे को जिंदा जन्म दे सके। होठों ही होठों में वह कहे जा रही थी, इस बार तुम्हारा बच्चा जरूर जिंदा रहेगा, तुम देख लेना, जरूर रहेगा। इस खौफ को अपनी आंखों से निकाल दो। मेरे बोसीदे पलंग से उठ जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कितनी भी ताकत लगे मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा जन्म दूंगी। उमा ने आंखें बंद की, दांत कसे, दाई के हाथों पर नाखून गड़ाए और शरीर के निचले भाग को शक्ति का केंद्र बना लिया। पल भर के लिए उस औरत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उतनी विमुक्ति काफी थी। खौफ से आजाद होते ही उसकी देह में एक नई इच्छा शक्ति ने जन्म लिया। शरीर की ताकत से परे की चीज थी वह इच्छा शक्ति, जिसके बल पर बदन से निकला खून का फव्वारा शिशु को भी बाहर खींच लाया। लड़की है, दाई ने कहा। गर्व से उमा का चेहरा दीप्तिमान हो गया। डर, दर्द, बदन पर रेंगती चींटियां सब भूलकर वह बुदबुदा उठी। मैं जीत गई, अपनी बच्ची को रोते सुना मैंने। उसने आंखें खोली और बच्ची के बजाय औरत को देखा। उसकी आंखें भी खुली थीं और उनका खौफ बरकरार था। उमा ने अपनी गलती महसूस की। हार जीत का सवाल कहाँ था? यह जन्म उन दोनों का साझा था। मेरी नहीं, तुम्हारी बच्ची, उसने प्रार्थना के स्वर में कहा। एक बार देखो तो उसे, कितनी स्वस्थ है। सुनो, उसका जीवन, क्रंदन और भय को अपनी आंखों से मिटा दो। प्यार करो उसे और विदा लो। खौफजदा चेहरे और फटी आंखों के साथ वह औरत हंस दी। अगर फव्वारे की तरह उमा का खून बाहर ना बह रहा होता तो उस हैबतनाक हंसी को देख जम जाता। कपकपी तो छूट ही गई। फिर थर थर
थर थर उसका बदन थरथराता ही चला गया। मेरा काम खत्म हुआ, मुझे इनाम दो, मैं जाऊं, दाई ने कहा। अब किसी डॉक्टर को बुलाओ, खून गिरना बंद नहीं हो रहा, ताप चढ़ रहा है। यह काम मेरा नहीं, डॉक्टर का है। माँ जी फिर गुहार मचा उठी। लेडी डॉक्टर को मार गोली। जा मनीष, किसी मर्द डॉक्टर को ही बुला ला, कुछ तो करेगा, ऐसे मर जाएगी बहू। एक बार फिर बरसाती रात के अंधेरे और पानी को कोसता मनीष घर से बाहर निकला। कुछ नहीं बदला, उस औरत ने कहा। इच्छा शक्ति मुझ में तुमसे कम नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरा बच्चा पहले मरा, मैं बाद में, और तुम पहले मरोगी, तुम्हारा बच्चा बाद में। ऐसा मत कहो। थरथराते बदन, किटकिटाते दांत और बहते खून को नजरअंदाज करके उमा ने कहा, वह तुम्हारी ही बच्ची है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है। यह जिंदा रहेगी, जरूर रहेगी, तुम देखो तो सही एक बार। मनीष जवान नौसिखिया डॉक्टर को लिए कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने देखा और सिर हिला दिया। बहुत देर कर दी, गुर्दे नाकाम हो गए हैं, रक्तस्राव रोकने का मेरे पास उपाय नहीं है। यह केस अस्पताल का था। उमा ने सुना और नहीं भी सुना, उसका पूरा ध्यान उस औरत पर केंद्रित था। बच्ची, उसने आर्तनाद करके कहा। आखिर वह औरत अपना खौफजदा चेहरा लिए बच्ची के ऊपर झुक ही गई। उमा उन्हें एकटक निहारती रही। उस औरत की आंखों का फैलाव कम हुआ, पलकें झपकी, पुतलियां सिकुड़ी और उनमें आंसू उमड़ आए। फिर दुनिया भर की ममता और करुणा उनमें भर गई। अब जब उसने उमा को देखा तो उसकी आंखों में दहशत के बजाय करुणा का दर्द लहरा रहा था। उमा का डर जाता रहा। उसने अपनी बाहें फैला दी। वह पास चली आई, उसे अपनी बाहों में थाम उसके बराबर में लेट गई। उमा ने उसके सीने पर सिर रखकर कहा, मैं मरना नहीं, जीना चाहती हूँ। मैं भी जीना चाहती थी, बहुत कोशिश की थी मैंने। जानती हूँ तुम्हारी कहानी, बहुत बार सुन चुकी हूँ। भूल जाओ उसे, अब यह तुम्हारी कहानी है, खत्म होकर फिर शुरू होने वाली। वह देखो, उसने उसका चेहरा बच्ची की तरफ घुमा दिया। हाँ, एक औरत अभी जिंदा है, वह जो अभी पैदा हुई है। आखिरी हिचकी के साथ उमा ने कहा। बच्ची पर टिकी उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इसके प्राण भी आंखों से निकले, माँ जी ने कांप कर कहा। सन्नाटा खिंच गया। कोई आगे बढ़कर उन खुली आंखों में छाया खौफ और दर्द देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी बच्ची धीमे सुर में रो पड़ी। एक और औरत दुनिया में आ गई। माँ जी का मन ममता से भर गया। वे बच्ची को उठाने आगे बढ़ी। हिम्मत करके उमा की पलकें मूंदने को हाथ बढ़ाया। देखा, चींटियों ने उसके पूरे बदन को ढक लिया था, पर उसकी आंखों में खौफ नहीं, अपार करुणा भरी हुई थी। उन्होंने मर चुकी औरत की आंखें बंद कर दी और अभी पैदा हुई औरत को चींटियों के बीच से उठा उस कमरे में दौड़ गई जहां साज से बना पुराना पलंग रखा था।